आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। कोड आपके सामने है BHIC 131। भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की। देखिए, इससे पहले 6 चैप्टर इस बुक पे कवर कर चुके हैं हम। जिन बच्चों ने 6 चैप्टर नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और वहाँ से 6 के 6 चैप्टर फुल डिटेल से बने हुए हैं, आप इजीली देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 हमारा है ताम्रपाषाण तथा प्रारंभिक लोह युग। यानी ताम्रपाषाण जो संस्कृतियाँ रही उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या भौगोलिक और भौतिक विशेषताएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्रारंभिक लोह युग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 है। यहाँ पर जो भी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। प्लस जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो यहाँ से आप वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक की, या यूँ कह सकते हो कि परिचय की बात कर लेते हैं। चैप्टर के बेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शताब्दी ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी तक, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां अस्तित्व में आ गई थी। अब क्षेत्रीय संस्कृतियां अस्तित्व में आ गई थी, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू होना स्टार्ट हो गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता जब अपनी समाप्ति पे थी, तो ये बात उस समय की है। उसके बाद जो जो संस्कृतियां अस्तित्व में आई उसको हम ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ताम्रपाषाण क्यों कहते हैं इसे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ताम्रपाषाण कहने का अर्थ ये है कि ताम्र, आप जानते होंगे तांबे को कहते हैं ताम्र, ठीक है, और पाषाण कहते हैं पत्थर को। तो ताम्रपाषाण का अर्थ हुआ कि तांबे का प्रयोग करने वाली संस्कृति और पत्थर का प्रयोग करने वाली, यानी कि उन संस्कृतियों के अंदर तांबे और पत्थर का भरपूर प्रयोग किया जाता था। तांबे और पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। तांबे और पत्थरों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। इसीलिए उन संस्कृतियों को नाम दिया गया ताम्रपाषाण संस्कृति। अब ये जो संस्कृतियाँ थी ये ना तो शहरी थी और ना ही हड़प्पा संस्कृति जैसी थी। मतलब ये इनसे अलग थी, ना तो ये शहरी थी और ना ही हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती थी। इसीलिए इनको ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। पत्थर और तांबे के औजारों का इनमें इस्तेमाल अत्यधिक होता था। यही इनकी विशेषता थी। ये इन संस्कृतियों की विशेषताएं थी। ताम्रपाषाण संस्कृति की जब हम बात करते हैं कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, तो देखिए, राजस्थान में बानस संस्कृति मिली है। नर्मदा ताप्ती नदी के पास कायत संस्कृति मिली है। मालवा संस्कृति मिली जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अन्य भागों में मिली है। अगर मैं आपको भारत के नक्शे में बताऊं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक ये ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी, ये इस प्रकार से फैली हुई थी। यानी कि इन 4-5 स्टेट के अंदर ही ये जो संस्कृतियाँ हैं ये फैली हुई थी, या इस संस्कृतियाँ खुदाई के दौरान जो मिली। अच्छा, इन संस्कृतियों का आधार कैसे पता चलता है कि ये अलग अलग संस्कृतियाँ थी या अलग कितनी संस्कृतियाँ मिली? जो भी यहाँ से प्राप्त हुआ, ज़्यादातर जो चीज़ें प्राप्त हुई वो मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है, मृद भांड थे। इन मृद भांड के आधार पर ही इन संस्कृतियों को अलग अलग नाम से जाना गया। इन संस्कृतियों की विशेषताओं का पता चला। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गेरुए चित्रित बर्तनों की संस्कृति। देखिए, गेरुए क्या होता है? गेरुआ एक रंग होता है, ठीक है। गेरुआ एक रंग होता है। चित्रित आप जानते हो पेंटेड होता है, ठीक है। यानी कि गेरुए रंग से जो बर्तन मिले उस संस्कृति की बात करेंगे, उसे कहते हैं गेरुए चित्रित बर्तनों की संस्कृति। गेरुआ रंग होता है। अब ये जो संस्कृति देखने को मिली ये कहाँ से मिली? ये मिली उत्तर प्रदेश के बिसोली और बिमोर से। यहाँ से गेरुए रंग के चित्र के बर्तन मिले हैं, ठीक है। सामान्य रूप से जो नदी है, ठीक है, उस नदी के किनारे ये बर्तन जो है मिले हैं। अब इनके जो आकार हैं वो छोटे भी हैं, वो बड़े भी हैं, लेकिन क्योंकि इनका रंग जो है गेरुए रंग से मिलता है, गेरुआ रंग लगभग लाल रंग जैसा होता है, तो इसे गेरुए चित्रित बर्तनों की संस्कृति का नाम दिया गया। पुरातात्विक वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने कहा है कि इस संस्कृति का जो काल है वो लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2000 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो गया था। हड़प्पा सभ्यता अपनी समाप्ति पे थी और लगभग 1800 ईसा पूर्व ये कहा जाता है
कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी। तो इसके बाद जो संस्कृतियाँ आई ना, वो संस्कृतियाँ कौन सी थी? ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, या कह सकते हो कि ये विभिन्न प्रकार के मृद भांड मिले उनके आधार पर जो विशेषताएं बताती हैं वो संस्कृतियाँ, जैसे गेरुए चित्रित बर्तनों की संस्कृति हो गई। ऐसे ही आगे और पढ़ेंगे हम, कहाँ कहाँ से कौन कौन से चित्रित बर्तन मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। अब गेरुए बर्तन जो मिले हैं, ये इनकी जो मुख्य भौतिक विशेषता है, या कह सकते हो कि जो मुख्य अवशेष जो मिले हैं वो बर्तन ही माने गए हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में बर्तन यहाँ से मिले हैं। तो इनके जो मुख्य अवशेष हैं वो बर्तन ही माने गए हैं, और बर्तनों के आधार पर इन संस्कृति को डिवाइड किया गया है। इन बर्तनों में क्या क्या मिला है? देखिए, सुराही मिली है, प्याले मिले, छोटे बर्तन मिले, टोटी वाले कुछ बर्तन मिले। तो इन बर्तनों के आधार पर ही इन संस्कृतियों का डिवाइड किया गया है। इनकी विशेषताएं जो बताती हैं ये बर्तन ही बताते हैं। अन्य वस्तु की बात करें कि कुछ और वस्तुएं मिली, वो क्या मिली है? वो मिट्टी के मनके मिले हैं। मनके आप जानते ही हो क्या होते हैं? मोती टाइप के होते हैं मनके, जो मालाओं में पिरोकर पहनते थे ये लोग, ठीक है। मिट्टी के मनके मिले। मिट्टी की चूड़ियाँ मिली, उस समय के लोग मिट्टी की चूड़ियाँ बनाते थे, ठीक है। उस समय दो ही धातु की चूड़ियाँ बनती थी, एक मिट्टी की और एक कांच की। तो मिट्टी की चूड़ियाँ मिली। गाड़ी के पहियों के अवशेष मिले हैं कुछ। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? ये सब चीज़ें मिली है गेरुए चित्रित बर्तनों की संस्कृति से। तो इसलिए इसको नाम दिया गया गेरुए चित्रित बर्तन की संस्कृति। इसके बाद हम बात करते हैं काले एवं लाल मृद भांड की संस्कृति। देखिए, यहाँ पर क्या है, अलग अलग मृद भांडों से डिवाइड किया गया है, मृद भांडों से विशेषता बताई गई है संस्कृति की। अब काले एवं लाल मृद भांड, यानी काले एवं लाल मिट्टी के जो बर्तन मिले उनकी संस्कृति क्या थी? तो ये संस्कृति हमें देखने को मिली 1960 के दशक में सबसे पहले। कहाँ पर? अतिरंज खेड़ा। अतिरंज खेड़ा कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ज़्यादातर जो संस्कृतियाँ देखने को मिली है ना, ये आप ज़रूर ध्यान रखें, वो उत्तर प्रदेश से देखने को मिली है। बहुत कम संस्कृतियाँ हैं जो राजस्थान या फिर ये लगा लो पंजाब में देखने को मिली। ज़्यादातर जो संस्कृतियाँ मिली है मृद भांड से संबंधित, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। तो अतिरंज खेड़ा भी उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है। 1960 के दशक के दौरान खुदाई से विशेष प्रकार के मृद भांड यहाँ से मिले। इन्हें काला और लाल मृद भांड कहा गया। जो यहाँ से मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, उन्हें काला और लाल कहा गया। क्यों कहा गया काला और लाल? क्योंकि ये विशेष लक्षण वाले बर्तन थे। इनके जो अंदर का भाग तथा बाहर के भाग का किनारा तो काले रंग का था, लेकिन जो शेष भाग था वो लाल रंग का था। जैसे मान लो ये बर्तन है, ठीक है, इसके जो किनारे हैं वो काले रंग के हैं, लेकिन जो शेष भाग था वो लाल रंग का था। तो इस प्रकार के जो जितने भी मृद भांड मिले उन्हें काले और लाल मृद भांड की संस्कृति से जाना गया। अब ये जो जितने भी मृद भांड मिट्टी के जो बर्तन मिले, ये ज़्यादातर जो मिले वो चाक पर बनाए गए थे, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा, पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कहा कि ज़्यादातर जो बर्तन है वो चाक पर बनाए गए हैं। चाक से आप भली भांति परिचित होंगे। कुम्हार का चाक होता है, उसके ऊपर मिट्टी की सहायता से वो बर्तनों को बनाता है। तो ज़्यादातर जो बर्तन मिले वो इस आकार के हैं जो वो चाक पे बनाए गए हो। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका निर्माण हाथों की सहायता से भी किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं चित्रित धूसर मृद भांड की संस्कृति की। अब आप कहोगे ये धूसर क्या है? देखिए, धूसर क्या है? धूसर रंग को कहा गया है यहाँ पर। धूसर होता है जो भूरा रंग होता है ना, उसको यहाँ पर पुरातात्विक वैज्ञानिकों के द्वारा धूसर कहा गया है। धूसर यानी भूरे रंग के जो मृद भांड मिले, चित्रित, पेंटेड, चित्रित कहते हैं पेंटेड को, ठीक है। जो भूरे रंग के पेंटेड मिट्टी के बर्तन मिले उस संस्कृति की बात करते हैं। अही क्षेत्र, ये अही क्षेत्र जो है ना, ये भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये सभी नाम आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। ये पुरातात्विक पुराने शहरों के रूप में जो नाम थे वो नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अही क्षेत्र में इस संस्कृति को 1946 में पहली बार खोजा गया था। 1946 में इस संस्कृति को सबसे पहली बार खोजा गया था। ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसको नाम इसलिए दिया गया भूरे रंग वाली पेंटेड, क्योंकि यहाँ से जो भी बर्तन मिले वो भूरे रंग के थे। इसके बाद जो है काफ़ी संख्या में ऐसे स्थल प्रकाश में आए, यानी यहाँ पर जो खुदाई के कार्य थे वो लगातार चलते रहे, और लगभग 30 स्थल जो है यहाँ पे जो है निकाले जा चुके थे खुदाई के दौरान। इनमें रोपड़, ठीक है, भगवानपुरा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, जखेड़ा, मथुरा। अब देखिए, ये सब जगह जो है यहाँ पर खुदाई के दौरान कौन सी संस्कृति देखने को मिलती है? चित्रित धूसर मृद भांड की संस्कृति। चित्रित धूसर यानी भूरे रंग से पेंटेड जो सामान यहाँ से मिला, भूरे रंग से पेंटेड जो मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले, ये संस्कृति यहाँ से देखने को मिलती है। सर्वप्रथम 1946 में इसकी पहचान हुई थी। रोपड़ आप सभी को पता ही है, पंजाब में है, ठीक है। बाकी आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, जखेड़, ये सब कहाँ है? ये सब उत्तर प्रदेश में है।
मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो ये मृद भांड वाली संस्कृति देखने को मिली है, कहाँ मिली है? उत्तर प्रदेश में मिली है। इत्यादि ये सब कुछ प्रमुख थे जो मिले थे वहाँ से। इस संस्कृति में क्षेत्रों के बीच की दूरी, देखिए जो वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया, जो पुरातात्विक वैज्ञानिक रहे हैं, इतिहासकार रहे, उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया, उन्होंने कहा कि लगभग जो बस्तियां बसी हुई थी ना, वो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे बसी हुई थी। यानी जो संस्कृति ये फैली हुई थी, ये काफ़ी लंबी दूरी में फैली हुई थी, और जो बस्तियां थी वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच थी, इससे अधिक नहीं थी। यहाँ से खुदाई के दौरान ताम्र यानी कि तांबा, ठीक है, लोहा, कांच और हड्डियों से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई है। यानी इन सभी धातुओं का प्रयोग जो है इस समय के लोग भली भांति जानते थे किस प्रकार से किया जाता है। तांबा, लोहा, कांच तथा हड्डियों की एक कंघी मिली है, ठीक है, लोहे की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, कांच की काफ़ी सारी चूड़ियाँ मिली है बनी हुई, ठीक है, तांबे की चीज़ें मिली हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें मिली है। घरों के जो आकार मिले, घरों के जो अवशेष जो मिले हैं, उनका जो आकार था वो गोलाकार आकार है। यानी घर जो बने हुए थे वो गोलाकार में बने हुए थे, और कुछ घर थे वो आयताकार में बने हुए थे। तो दो प्रकार के घरों की जो बनावट है वो देखने को मिलती है इन संस्कृतियों में। फसलों की यदि हम बात करें तो फसलों में चावल, गेहूं और जौ, इन तीन फसलों से ये लोग अच्छी तरह परिचित थे, और तीन फसलों की ये खेती करते थे अपने खान पान के लिए, ठीक है। पशुओं की बात करें तो ये गाय, बैल, भैंस, सूअर, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। इनके अवशेष मिले हैं, इनकी हड्डियां मिली है, तो इनसे पता चलता है कि ये इन पशुओं को पालते भी थे और इनका शिकार भी करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी काली पोलिश वाली मृदभांड संस्कृति, ठीक है। उत्तरी काली पोलिश वाली संस्कृति, यानी जो उत्तरी काली पोलिश वाली मिट्टी के बर्तन मिले उस संस्कृति के बारे में। तो देखिए, सर्वप्रथम कहा जाता है कि तक्षशिला से इस संस्कृति के बारे में जानकारी मिली। यानी कि यहाँ से ऐसे मृदभांड मिले जो उत्तरी काली पोलिश वाले मृदभांड थे 1930 में, 1930 में। और आपको पता होगा तक्षशिला कहाँ है इस समय? रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो तक्षशिला में सर्वप्रथम ये देखने को मिला कि ये जो बर्तन यहाँ से मिले हैं, ये जो मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले, ये थोड़े विशिष्ट प्रकार के हैं, थोड़े विशेष प्रकार के हैं। क्यों? पॉलिश वाले बर्तन थे इसीलिए। परंतु इस संस्कृति की जो उद्गम माना गया है ना, ये मतलब ये जो निकासी जो मानी गई है इस संस्कृति की, ये संस्कृति का जो आधार था वो कहाँ था? वो माना गया है उत्तर प्रदेश और बिहार में ही इस संस्कृति को, कि यहीं से इस संस्कृति का विकास हुआ, आगे चलकर ये दूर तक फैली, ठीक है। बाद में व्यापारियों और बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा इस संस्कृति को फैलाया गया था गंगा घाटी तक। यानी शुरुआत जो इस संस्कृति की मानी गई उत्तरी काली पोलिश वाले की, वो थी कहाँ से? उत्तर प्रदेश और बिहार में। लेकिन सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिली? 1930 में तक्षशिला से। पर बेस जो माना गया पुरातत्व के द्वारा कि जो निकासी है इस संस्कृति की, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा इस संस्कृति को फैलाया गया था आगे तक। अब यहाँ से क्या क्या मिला है? देखिए, भवनों के अवशेष मिले यहाँ से। भवनों के अवशेष, उत्खनन कार्य से पता चलता है कि इस काल के दौरान मकान बनाने का काम जो था वो बड़े स्तर पर चलता था। यानी कि बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर भवनों के अवशेष मिले, तो इससे ये पता चलता है कि मकान बनाने का काम जो है यहाँ पर बड़े स्तर पर चलता था। कौशाम्बी आप सभी जानते ही होंगे, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौशाम्बी से इसके प्रमाण जो है कौशाम्बी से मिले, यानी अवशेष देखने को मिलते हैं भवनों के, वो कहाँ से मिले? कौशाम्बी से मिले। यहीं से ईंटों के फर्श वाले रास्ते का भी पता चला, ठीक है। ईंटों के फर्श वाले, ईंटों का जो खड़ंजा बिछाया जाता था, ये वाले रास्ते भी जो है यहीं से मिले, तथा गलियां भी मिली। यानी इस प्रकार से यहाँ पता चलता है कि ईंटों के खड़ंजे की गलियां बनाई जाती थी, ईंटों के फर्श बनाए जाते थे। कहाँ से मिले अवशेष? ये कौशाम्बी से मिले। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मकानों में लकड़ी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था। यानी उस समय जो है मकानों के अंदर लकड़ी का प्रयोग भी होने लगा था। इमारतों को योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। इमारतें जो बनाई गई थी उस समय में वो योजनाबद्ध तरीके से बनती थी। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ ही बना दो। उसके अंदर किस प्रकार से आंगन को बनाया जाना है, किस प्रकार से मुख्य कमरों को बनाया जाना है, किस प्रकार से मकान के अंदर जल निकासी होनी चाहिए, नालियों का निर्माण कैसे होना चाहिए, यानी पूरे एक योजनाबद्ध तरीके से इमारतों का निर्माण जो है उस समय में किया जाता था। बर्तनों की बात करें तो देखिए, उत्तरी काली पोलिश वाले मृदभांड की मुख्य विशेषता, हम क्योंकि बात कर रहे हैं उत्तरी काली पोलिश वाले मृदभांड की संस्कृति की, तो उत्तरी काली पोलिश वाले मृदभांड की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका चमकदार ऊपरी भाग। इसका जो ऊपरी भाग था इन बर्तनों का, वो चमकदार हुआ करता था। इसीलिए तो इसको पॉलिश नाम दिया गया है, क्योंकि उसका बर्तनों का जो आकार था वो ऊपर का चमकीला होता था, चमकदार होता था। ये जो बर्तन थे ये ज़्यादातर चाक पर बनाए जाते थे, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे भी थे जो हाथों से बनाए हुए मिले हैं।
और कुछ बर्तनों पर अलग रंग भी देखने को मिलते हैं, जैसे सुनहरा रंग हो गया, सफ़ेद हो गया, गुलाबी हो गया, इस्पाती नीला। इस्पाती नीला होता है जो लोहे जैसा होता है, नीला नीला, ठीक है। इस्पाती नीला, भूरे रंग। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले यहाँ से जो अलग रंगों के भी थे, जैसे सुनहरे, सफ़ेद, गुलाबी, नीले, भूरे इत्यादि के। अन्य वस्तुओं की यदि हम बात करें तो अन्य वस्तुओं में देखिए तांबे के, ताम्र के, सोने, लोहे, चांदी, पत्थर, कांच की हड्डी और इन सभी से बने हुए विभिन्न प्रकार के औजार मिले, गहने मिले। ये सभी चीज़ें मिली यहाँ से अन्य वस्तुओं में, ठीक है। जैसे आप ये मान सकते हो, ये छेनी हो गई, छेनी आप सभी जानते ही हो, ठीक है। चाकू हो गया, सुई, पिने, सलाइयाँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से खुदाई के दौरान मिली। किससे? उत्तरी काली पोलिश वाले मृदभांड की संस्कृति से, जो विभिन्न धातुओं से बनाई गई थी। किनसे? ताम्र से, यानी तांबे से, सोने से, लोहे से, चांदी, पत्थर, हड्डियों से, कांच से। इन सभी चीज़ों का यहाँ इस समय के जो मनुष्य रह रहे थे उनको ज्ञान था, वो परिचित थे कि किस प्रकार से इनसे जो है औजार, गहने जो है बनाए जाते हैं। गहनों की बात करें तो गहने पत्थर, कांच और चिकनी मिट्टी के थे, ठीक है। पत्थर, कांच, चिकनी मिट्टी, तांबे और हड्डियों की मालाएं बनाते थे ये लोग। क्या बनाते थे? ये मालाएं बनाते थे, मन के बनाते थे, उनकी फिर मालाएं बनाते थे। और ये सामान्य रूप से उस समय प्रचलित थी, यानी उस समय की जो उस समय का जो दैनिक जीवन था उसमें इस तरह की मालाएं प्रचलित थी, जो हड्डियों से, तांबे से, चिकनी मिट्टी से, कांच से और पत्थरों से बनाई गई थी। ये जो मालाएं हुआ करती थी ये गोल हुआ करती थी और चौकोर हुआ करती थी, यानी कुछ मालाओं की आकृति ऐसी हुआ करती थी और कुछ मालाओं की आकृति ऐसी हुआ करती थी। तो दो प्रकार की मालाएं प्रचलित थी जिनको जो मनुष्य इस्तेमाल किया करते थे, या इनको कह सकते हो कि इस प्रकार के गहने जो थे, ठीक है, ये गहने थे। मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो मिट्टी की मूर्तियों में मानव तथा पशुओं की मूर्तियाँ प्रमुख हैं, ठीक है। दो प्रकार की मूर्तियाँ मिली मिट्टी की मूर्तियाँ, जिनमें पुरुषों की मूर्तियाँ सादी मूर्तियाँ मिली हैं और महिलाओं की मूर्तियाँ जो है वो सुसज्जित मिली है। सुसज्जित यानी कि उन मूर्तियों पर महिलाओं का श्रृंगार जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कानों के गहने हो गए, गले में हार हो गया, सिर की जो बनावट होती है, लंबे बाल, ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलता है महिलाओं की मूर्ति में। लेकिन इसकी अपेक्षा पुरुषों की मूर्ति हमें सादी देखने को मिलती है। अब इनके जीवन यापन की बात करें तो किस प्रकार का इनका जीवन यापन था और किस प्रकार का इनका व्यापार था, उसकी बात करें तो देखिए ये माना जाता है पुरातत्व विभाग के द्वारा जो साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग खेती किया करते थे, ठीक है, और पशुओं को पाला करते थे। खेती में ये क्या करते थे? ये धान, जौ, मटर, बाजरा, काले चने आदि की जो खेती ये किया करते थे। इन सभी सब्जियों से ये परिचित थे, ठीक है, इन सभी फसलों से ये परिचित थे, इनकी ये खेती किया करते थे, कृषि करते थे। और जिन जानवरों को ये पालते थे, जिनके अवशेष मिले, जिनकी हड्डियों की, वो गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरियां हैं। इन जानवरों को ये पाला करते थे, जानवरों के ये पाल करके इनका भरपूर प्रयोग करते थे, जैसे दूध हो गया, ठीक है, भेड़ से ये ऊन प्राप्त करते थे। तो ये सभी जानवर थे जिनकी सहायता से इनका जीवन यापन होता था। और जब व्यापार की बात करते हैं तो ये मालाएं बनाना इनका मुख्य व्यापार था। मालाएं बनाकर इनको ये बेचते थे, यही इनका मुख्य व्यापार था, ठीक है। ये व्यापारिक गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं। छठी से चौथी सदी ईसा पूर्व के बीच, छठी से चौथी सदी, ये आप ध्यान रखना, छठी से चौथी सदी ईसा पूर्व के बीच भारत का बेबीलोनिया, सीरिया, सुमेर की सभ्यता के बीच व्यापार होता था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो उस समय से ही चला आ रहा है। यानी भारत में संस्कृतियाँ जो ये थी ना, इन सब का व्यापार बेबीलोनिया की थी। कौन सी संस्कृति थी? ये मेसोपोटामिया के बाद जो आई थी वो संस्कृति थी। यहाँ से, सीरिया से, सुमेर सभ्यता से, इन सब से भारत का व्यापार होता था। मालाओं का, ठीक है, मन के जो बनाते थे इनका व्यापार होता था, और यहाँ से बहुकीमती चीज़ें ये अपने देश को लेकर आते थे। तक्षशिला, कौशाम्बी, अहिक्षेत्र, श्रावस्ती के बीच व्यापारिक, ये इनका आंतरिक व्यापारिक संबंध था। तक्षशिला हो गया, कौशाम्बी हो गया, अहिक्षेत्र हो गया, ठीक है, ये इनका आंतरिक व्यापारिक क्षेत्र था। तो इस प्रकार का इनका जीवन यापन था। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार में व्यापारिक दृष्टि से मालाओं का व्यापार करते थे, ठीक है। और भारत का जो व्यापार था वो बेबीलोनिया के साथ था, सीरिया के साथ था, सुमेरी सभ्यता के साथ था। तो ये इनका जीवन यापन का और व्यापार वाला जो जीवन था। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में भारत में लोह युग की, ठीक है, कि भारत में लोह युग की शुरुआत कब से हुई। लोह युग से यहाँ पर मतलब है लोहे के प्रयोग से, ठीक है। तो लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में 1100 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। ये ऐसा माना जाता है कि 1100 ईसा पूर्व भारत के अंदर लोहे का प्रयोग जो है वो स्टार्ट हो गया था।
हालांकि एग्जैक्ट डेट आज तक नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि 1300 से 1300 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के अंदर लोहे का प्रयोग जो है वो चालू हो गया था भारत के अंदर। लोह युग की प्राचीनतम चरण पिकली हील तथा हल्लूर की खुदाई और बहमगिरी के शव दफनाने वाले स्थान के आधार पर निश्चित किया गया। यानी यहाँ से लोहे की चीज़ों को देखने को मिलता है, कहाँ से? बहमगिरी में शव दफनाने वाले स्थान से, और पिकली हील और हल्लूर में जो खुदाई हुई वहाँ से। लोह युग के बारे में अधिकांश जानकारी महापाषाण कालीन कब्रों की खुदाई से मिलती है। कब्रों की महापाषाण कालीन जो कब्रें थी, जब उनकी खुदाई की तो पता चला कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग जो है वो किया जाता था। यानी लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व जो है स्टार्ट हो गया था। कब्रों से काले और लाल मृदभांड मिले, तश्तरी मिली, कुछ कुछ प्याले मिले, घुंडी वाले बर्तन मिले, और बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड भी मिले। ये बर्तन रखने के गोलाकार जो स्टैंड हुआ करते थे ये लगभग लोहे के होते थे, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि भारत में लौह युग की शुरुआत लगभग 1100 ईसा पूर्व स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अत्यधिक जानकारी हमें कहाँ से मिली लोहे की? कि महापाषाण कालीन कब्रों की खुदाई से, जो बहमगिरी में थी, शव दफनाने के वाले स्थान। तो ये था भारत में लौह युग। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर 7 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 8 की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।